लास्ट कंट्री मेरी अफगानिस्तान थी। मैं 32 कंट्री मेरी हो चुकी है। तो वहाँ की थोड़ी नाइट लाइफ आपने कोई एक्सप्लोर करी हो वो बताओ। ऑलमोस्ट कहता है हर कंट्री में नाइट लाइफ होती है, बट टोक्यो की थोड़ी डिफरेंट इसलिए लगी मुझे कि वहाँ पर रेंटेड गर्लफ्रेंड वाला सीन था। वहाँ पर अगर आप वेजिटेरियन हो या स्पेशली आप मुस्लिम हो, जैसे आई एम मुस्लिम, तो हलाल वाला दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत आने वाली भाई। चाइना भी गए थे आप? हाँ, मैं चाइना गया। चाइना का एक्सपीरियंस शेयर कर। उनका कंपटीशन ना सिर्फ अमेरिका से है, वो अपने आप को वहाँ से अलावा देखते ही नहीं कहीं भी। टेक वाइज देखा जाए तो कौन सी कंट्री आ गया ऐसे, जापान या फिर चाइना? ये कह पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जापान में मैंने अनुशासन देखा। टेक्नोलॉजी में तो नो डाउट वो आगे ही आ गए, लेकिन चाइना को आप कम कर नहीं आ सकते। आपके साथ और किसी कंट्री में स्कैम हुआ है कुछ? स्कैम ये कह सकते हो कि वहाँ जब मैं कजाकिस्तान गया था तो मेरे साथ मारपीट हुई थी वहाँ। भाई अभी तक आप 32 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो जी। तो आपको सबसे बढ़िया कंट्री कौन सी लगी और कहाँ के लोग आपको अच्छे लगे? तो दोस्तों, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ दिस रेहान टॉक शो। आज का जो एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ट्रैवल्स रिलेटेड। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अरबाज खान भाई, जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि और इनकी क्या जर्नी रही है अभी तक ट्रैवल में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अरबाज भाई आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ये आपके लिए स्पेशली थैंक्स कि आपने मुझे मौका दिया। और हाँ, ट्रैवल तो कर रहे हैं, घूम रहे हैं फ़िलहाल तो, बट दिल से शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अरबाज भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा जी कि आप अभी तक कितनी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ में? यार, मैं ऑलमोस्ट लास्ट कंट्री मेरी अफगानिस्तान थी। मैं 32 कंट्री मेरी हो चुकी हैं। मेरी फर्स्ट कंट्री थी जॉर्डन। आई थिंक 2021-22 में मैंने किया था। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, दुबई, टर्की, जापान, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, ऑलमोस्ट एशिया में कुछ कंट्री रह रही है, बाकी कर चुका हूँ। तो 32 कंट्री में कर चुका हूँ। 32 कंट्री मेरी हो चुकी हैं। अच्छा, 32 कंट्रीज़ आपकी हो चुकी है जी जी कंप्लीट। जी तो जापान आजकल ट्रेंडिंग में है टॉपिक, जी। तो जापान को लेते हैं। जापान से स्टार्ट करते हैं। जापान आप कैसे गए, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है जापान के बारे में, वहाँ की नाइट लाइफ, कल्चर, यार, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन जापान को लेकर जब मैं ट्रैवल था, मेरा तो एक ड्रीमी कंट्री ये भी थी कि यार मुझे जापान घूमना है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जापान के लिए। और आई थिंक मेरी ये हाँ 22वीं कंट्री थी जापान की, 22वीं या 21वीं, हाँ कंट्री थी मेरी। तो पहली बात तो वीज़ा, जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। फिर सेकेंड टाइम मैंने वीज़ा लिया तो उसमें अपने ITR डॉक्यूमेंट्स दिखाए, क्लोजिंग बैलेंस दिखाया था, लगभग 4 लाख के रुपए के आसपास वीज़ा मिल गया। तो वीज़ा मिलने के बाद सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी यार, मुझे टोक्यो जाना है। तो जब हम टोक्यो गए, वहाँ अमेजिंग यार, मतलब 2050 में जी रहा है वो। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है, वेरी पंचुअल है, इनोसेंट है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में उनसे ज़्यादा इनोसेंट लोग अभी तक किसी कंट्री में नहीं देखे अभी तक, जितने जापान के लोग हैं। टेक्नोलॉजी की बात की जाए भाई, ये मान के चलिए कि जब आप उनकी मेट्रो में सफ़र करेंगे या बुलेट ट्रेन में सफ़र करेंगे, तब आपको खुद को फील होगा कि यार आप कहाँ बैठे हुए हैं। नो डाउट पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है, इतना शोर नहीं है। मैं लगभग ऑलमोस्ट 15 दिन रहा वहाँ। मेरा वीज़ा 15 दिन का था। आप यकीन मानिए, 1 सेकंड भी उनकी ट्रेन लेट नहीं होती है, इतने पाबंद है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है तो वो माफ़ी मांगते हैं, आकर सॉरी बोलते हैं पब्लिक में कि वी आर सॉरी फॉर दिस। ट्रेन लेट होने पर सॉरी मांग? जी। तो वहाँ की थोड़ी नाइट लाइफ आपने कोई एक्सप्लोर करी हो वो बताओ। हाँ, नाइट लाइफ तो देखो ऑलमोस्ट कहता है हर कंट्री में नाइट लाइफ होती है, बट टोक्यो की थोड़ी डिफरेंट इसलिए लगी मुझे कि वहाँ पर रेंटेड गर्लफ्रेंड वाला सीन था वहाँ पर। मतलब बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। हालांकि मैंने बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर गए हुए थे पहले, तो मैंने उनके ब्लॉग्स भी देख रखे थे। तो वहाँ पर ना आप रिलेशन हायर कर सकते हो, नॉट गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी हायर कर सकते हो। और केवल बॉयफ्रेंड नहीं, लाइक जैसे आपको ब्रदर नहीं है और आपको कंपनी चाहिए, तो आप ब्रदर हायर कर सकते हो, आप सिस्टर हायर कर सकते हो, आप फादर मदर कुछ भी हायर कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन हम बात नाइट लाइफ की कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये कल्चर है। तो थोड़ा कॉस्टली है, बट
2 चीज़ें मैंने इसमें ऑब्जर्व की करीब से। दे आर वेरी मतलब गुड बिजनेस बिजनेस के मामले में बहुत आगे हैं वो लोग। मतलब उनका जो माइंड सेटअप है वो इस तरह से है कि मतलब मैं जब आई थिंक 2020 से 21 में वीडियो देखी थी, एक यूट्यूबर है बड़े इंडिया से है, तो उन्होंने ये रेंटेड गर्लफ्रेंड वाला बनाया था। जब मैं गया तो वहाँ पर ये चीज़ एक्सपीरियंस की मैंने, तो जो मेरे माइंड में वहाँ के लिए था ना, थॉट था कि गंदगी थी, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको वहाँ लड़की मिलती है उसके भी अपने एक मतलब तौर तरीके होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टच भी नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। आप खाना खा सकते हो, डेट पे ले जा सकते हो। एक्चुअली यार वो ना बहुत मेहनती लोग हैं और वो पूरी मशीनरी बन चुके हैं, काम करते हैं। और वहाँ पर ना क्या है कि दे डोंट बिलीव, रिलेशन पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते। वो अकेले रहते हैं, लाइफ में इतनी आगे बढ़ गए, अब उन्हें कंपनी तो चाहिए, तो कई बार वो कंपनी लेने के लिए जो है वो हायर करते हैं। कुछ आपको वियर्ड चीज लगी हो जापान के बारे में, या हाँ। कुछ स्कैम हुआ हो आपके साथ? यार स्कैम तो नहीं हुआ, बियर्ड चीज़ ये लगी कि भाई ये तो बहुत अलग लेवल पर था। मतलब अच्छा। जब हम जैसे हॉस्टल बताऊँ, हॉस्टल में 2 सीन हुए मेरे साथ। तो आप हॉस्टल्स में रुकते हैं वहाँ पे? हाँ, हॉस्टल में रुका अच्छा, था। स्टे करते हैं मतलब। हॉस्टल भी बहुत कॉस्टली थे वहाँ पे। अच्छा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सैटरडे जब कभी भी जाए वहाँ, तो सैटरडे संडे वहाँ पर हॉस्टल के जो प्राइस होते हैं बहुत हाई होते हैं। मतलब INR 7,000, 8,000, 10,000 हॉस्टल के प्राइस होते हैं पर डे के हाँ। चार्जेस? अगर इसलिए आपको पहले जब जाएँ तो पहले ही आपको बुकिंग करानी होती है। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि जैसे हमने गए 3 दिन के लिए हमने हॉस्टल ले लिया। तो अब पहले दिन तो क्या होता है कि बंदा जाता है, चेक इन करता है, लगेज होता है, थक चुका होता है, ट्रैवल कर चुका था, आराम करेंगे यार, उठेंगे आराम से सुबह 11-12 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 9:30 बजे उनका अलार्म बज गया। ऑलमोस्ट चेकिंग का जो टाइम, चेकआउट का टाइम जो था वो 10 बजे का था, 9:30 बजे बज गया। अब मैं देखा सारे के सारे लोग लाइन लगा करके, लाइन लगी हुई है, सारे के सारे लोग जा रहे हैं बाहर, एक भी नहीं रुक रहा। यार ये क्या हो रहा है भाई, एक बंदा भी नहीं रुक रहा यहाँ पे। तो पता चला कि आपको चेकआउट करना है 10 बजे से पहले पहले। अब मैं नहीं जा रहा था, तो वो लेडी आई, बोले हे यू नेम अरबाज, चेकआउट प्लीज चेकआउट। मतलब वाई, मतलब मैंने 3 दिन के लिए हॉस्टल लिया है। नो यू हैव टू चेकआउट, यू हैव टू चेकआउट। अच्छा अच्छा। मैं रिसेप्शन पर गया तो पता करा कि आपको चेकआउट करना पड़ेगा और दोबारा जो आप चेक इन करोगे वो 2 बजे करोगे। मतलब अगर हॉस्टल आपने 5 नाइट के लिए लिया है, 6 नाइट के लिए आया है, तो चेकआउट आपको करना ही करना है 10 चेकआउट बजे। करना जरूरी है। चाहे आप लॉबी में जाके बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन आप दोबारा आओगे, दोबारा चेक इन करनी पड़ेगी। ये पहली चीज़ थी। तो भाई आते आते मुझे लगभग 10:25 हो गए। तो मुझे वहाँ के मतलब वहाँ के 150 रुपये देने पड़े उनको एक्स्ट्रा। अच्छा। मतलब थोड़ा उस समय तो बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा यार मतलब रूल्स रेगुलेशन जो है उनके बहुत अच्छे हैं ये चीज़। दूसरी चीज़ जो बड़ी वियर्ड लगी वो ये थी कि जब नहाने का नंबर आया, हम जब नहाने को गए थे, तो उनका जो कल्चर, एक तो ज़्यादातर वो लोग नाइट में नहाते हैं, दिन में नहाते नहीं हैं। पहला कल्चर उनका ये है। उस कल्चर में भी ये है कि ज़्यादातर ऑलमोस्ट दिन में भी नहाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका यही है कि यार रात को आए थके नहा लिए। तो मैं ज़्यादातर जिस भी हॉस्टल में जाओगे 90% हॉस्टल में आपको जगूजी मिलेगा। जैसे टर्की जो बात होते हैं ना, बड़े बड़े बात होते हैं जगूजी, उसमें लोग नहाते हैं। और उसका टेम्परेचर होता है 40। जितने लोग जापान में होंगे या जितने लोग ट्रैवल मतलब सफ़र करेंगे वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। 40 टेम्परेचर पानी गर्म। और उससे भी बड़ी बात थी कि आपको वहाँ पर मतलब जितने भी जेंट्स हैं उनको एक साथ नहाना है और विदाउट कपड़ा नहाना है। अच्छा। मतलब आप ये तो अंडरवियर भी नहीं काफी पहन वियर्ड सकते। होती है ये हाँ चीज वहाँ की। भाई, ये तो मेरे लिए बहुत था। मैंने अपनी लाइफ में, जैसे अभी घर हमारे बाथरूम होते हैं तो कॉमन होते हैं, तो हम तो कपड़े भी अंदर ही पहन कर आते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कभी का टॉवल लपेटा हुआ और चले गए, ऐसा भी नहीं हुआ मेरे साथ तो कभी। टॉवल तो दूर की बात, वहाँ आपको अंडरवियर भी उतारना है, मतलब बिल्कुल नेक होना, बिल्कुल नंगा होना आपको। मतलब यार ये क्या है। पहले दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी इस तरह, तो मैंने टॉवल ली, टॉवल लगाई, बोले नो 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 टॉवल नो नो, मना कर दिया उन्होंने टॉवल के लिए। तो और उसका फाइन है टॉवल रखने पर। हाँ हाँ, मतलब आप विदाउट यही नहाओगे आप इस तरह। बिल्कुल नेक्ड। हाँ, मतलब जेंट्स अलग और लेडीज और अलग। लेडीज का भी सेम यही है, जेंट्स का भी यही है। ये बड़ा वो था भाई। पहले दिन तो ऐसा लगा जैसे इज्जत लुट गई है यार। पहले दिन तो लगा इज्जत लुट गई है, लेकिन सेकंड डे थर्ड डे बहुत ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई। ठीक है, ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी। दूसरा, उनका जो पानी होता है बहुत गर्म होता है। आई थिंक 40 टेम्परेचर में नहाना इतना आसान नहीं था, तो हमने तो पहले पैर पे पानी डाला थोड़ा सा,
उसके बाद जब गए, लेकिन उसके बाद जो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे पैरों से या हाथों से एकदम से जैसे थकान पूरी निकल रही है क्या। ये बहुत सरप्राइज था मेरे लिए वहाँ पे। तो जापान ओवरऑल कंट्री कैसी है, आप लोगों को सजेस्ट करोगे जाने के लिए वैसे? यार मुझे देखिए, कंट्री जब हम कहीं घूमते हैं तो एक रेटिंग देते हैं हम कंट्री को अपने लिए ही, खुद को। अब आगे हम कौन होते हैं जज करने वाले। मैं किसी कंट्री को अगर रिपीट करना चाहूँगा तो उसमें से जापान पहले नंबर पे है। मैं जापान रिपीट करना चाहूँगा। वहाँ के लोग इनोसेंट हैं, वहाँ के बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो हर चीज़ में आगे हैं। तो जापान में आपको खाने पीने की प्रॉब्लम हुई, जैसे हाँ यार बहुत। वेज नॉन वेज? भाई अगर आप देखो, अब जापान चले जाइए, आप साउथ कोरिया चले जाइए, आप थाईलैंड वियतनाम में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ दिक्कत होती है। अगर आप वेजिटेरियन हो या स्पेशली आप मुस्लिम हो, जैसे आई एम मुस्लिम, तो हलाल वाला दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत आने वाली भाई, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में पोर्क खाते हैं, हर चीज़ में। पोर्क खाते हैं? हाँ, ये तो थोड़ा सस्ता भी होता है, थोड़ा उसमें वो थोड़ा उनका विटामिन का और जो उसमें एक चर्बी होती है वेज चीज़ें कम है वहाँ पे खाने पीने की? बहुत कम, ना के बराबर। मतलब है भी तो उसमें ज़्यादातर 19 ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, बट इतना ईजी नहीं मिलता। तो आपको अगर उनके कुकीज़ लोगे आप, अगर उनका नूडल्स लोगे आप, उनका पिज़्ज़ा लोगे आप, राइस लोगे, कुछ भी लोगे, तो उसमें आपको पोर्क मिलेगा ये वो। चाइना भी गए थे आप? हाँ, मैं चाइना गया था। चाइना का एक्सपीरियंस शेयर करो। अरे बहुत, वो तो वहाँ लाजवाब पे कैसे चाइना। रहा था, मतलब ट्रिप कैसी रही थी आपकी? जब मैं चाइना नहीं गया था तो चाइना के बारे में ना यार एक इमेज थी दिमाग में, मतलब होगा यार ऐसे ही होगा जो नॉर्मली जैसे चल रहा है इंडिया में, या इंडिया तो बहुत आगे यार ये सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं चाइना गया ना तो इट्स वॉज अमेजिंग यार। मतलब मेरा एक सपना था जब मैं ट्रैवल कर रहा था कि यार मुझे 7 अजूबे घूमने हैं। तो मेरे दिमाग में था चाइना मुझे इसलिए जाना है क्योंकि अजूबा घूमना है, चाइना की महान दीवार। ठीक है यार, अमेजिंग यार। मेरे ब्लॉग्स में आप देखोगे मैं एक सबसे ऊंचे उस पर ग्लास ब्रिज पे चल रहा हूँ, माउंटेन पर, आई थिंक झांगजियाजी ऐसा कोई माउंटेन था, उस माउंटेन पे चल रहा हूँ भाई। इतना अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा। और एक उनका माउंटेन है, ऐसा लगता है जैसे, मतलब जैसे ये स्वर्ग का रास्ता है कि एक तरीके से, वो मैंने दिखाया था ब्लॉग में, लोगों ने पसंद किया। और उसके बाद चाइना की महान दीवार उनकी देख लो, टेक्नोलॉजी ले लो उनकी यार, हर चीज़ अमेजिंग, दे आर अमेजिंग। बहुत, मतलब भाई चाइना तो बहुत ही आगे है। मतलब मैंने उनके अंदर चीज़ देखी, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। उनको ये सिखाया जाता है कि आपको आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और एक्चुअल में वो उनका कंपटीशन ना सिर्फ अमेरिका से है, वो अपने आप को वहाँ से अलावा देखते ही नहीं कहीं भी। बहुत टेक्नोलॉजी में आई। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तब मैं, एक वहाँ मार्केट है चाइना, मतलब मार्केट है, इलेक्ट्रिक मार्केट है, जो चाइना की सबसे बड़ी मार्केट है। आई थिंक शहर का नाम बोल रहा हूँ, सेंजंग ऐसे कुछ मार्केट का नाम है। भाई 20 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा मोबाइल ना असेंबल कर दिया, मतलब खोल के बांध दिया, दोबारा सही करके दे दिया। और टोटली लड़कियां काम कर रही थी। मेरे ब्लॉग्स पे जाएंगे चाइना के, देखेंगे तो टोटल लड़कियां काम कर रही थी, और उन्होंने मोबाइल खोल के बांध दिया 20 मिनट के अंदर। काम के मामले में बहुत आगे हैं, मतलब कहते हैं ना इंडिया में जुगाड़ू, वो लोग बहुत आगे हैं यार काम के मामले में। हर बंदा काम कर रहा है। टेक वाइज देखा जाए तो कौन सी कंट्री आगे है वैसे, जापान या फिर चाइना? यार ये कह पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि जापान में मैंने अनुशासन देखा, टेक्नोलॉजी में तो नो डाउट वो आगे ही आ गए, लेकिन चाइना को आप कम कर नहीं आ सकते। मतलब पिछले 5-6 साल के अंदर अगर चाइना को देखोगे आप, तो दुनिया की, चाहे वो सबसे ऊंची बिल्डिंग हो, मतलब जब तक बुर्ज खलीफा नहीं बना था उससे पहले जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वो खिताब चाइना के पास था। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल अगर आप देखोगे आप, तो भले से दुबई मॉल है, लेकिन उनका जो मॉल है वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल था। जितने रिकॉर्ड थे वो सारे, भले से दुबई ले चुका है, लेकिन वो सारे ऑलमोस्ट रिकॉर्ड जो है चाइना के पास है। उनके पास ग्लास ब्रिज, दुनिया के सबसे बड़े बड़े, मतलब हर चीज़, चाहे बंजी जंपिंग ले लो, एडवेंचर में ले लो आप, चाहे नेचुरल ले लो, सब कुछ चाइना के पास है। अभी आप अफगानिस्तान भी गए थे जी, वहाँ का कुछ किस्सा शेयर करो। एक आपके साथ सीन भी हो गया था वहाँ पे, जो कि आपकी वीडियो बहुत वायरल गई थी जी, अफगानिस्तान में, जो आपके साथ हुआ था वो शेयर करो। आप बताओ कौन सा सीन था वो? कि जो तालिबान ने आपको पकड़ लिया था। वे यार वो तो, मतलब जब उस कंट्री की नाम लेते हैं ना तो एक दिमाग खराब होता था। वो जब तालिबान ने कैप्चर किया था तो उस समय तो बहुत डर लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था यार क्या ही होगा यार। तो मेरा मन था जाने का अफगानिस्तान। तो मैंने घर वालों से शेयर किया, घर वाले ने डांट लगाई, बोले तो वहाँ जाएगा तालिबान पकड़ लेंगे, ये है वो, इस तरह डर तो था भाई। तो मैं ईरान गया था, तो ईरान से मैंने वीज़ा लिया, अफगानिस्तान का वीज़ा मिल गया मुझे। तो वाइब्स आने लगी थी अफगानिस्तान, मतलब ईरान एम्बेसी में ही, मतलब ईरान में
जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह ट्रीट किया ना, हमें वीवीआईपी लाइन में लगा दिया उन्होंने। बोले इंडिया से, हाँ इंडिया हमारा भाई भाई, ऐसे बोलते हैं, इंडिया हमारा भाई भाई। उन्होंने मुझे जो है उस लाइन में लगा दी। काफ़ी पसंद करते हैं इंडिया के बहुत, लोग। इंडिया को तो बहुत पसंद करते हैं अफगानिस्तान पीपल। मतलब अगर आप इंडिया से चले गए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर 10 दिन है ना, तो 10 दिन में आपके पास इतनी दावतें आएंगी, इतनी दावतें आएंगी, बहुत ज़्यादा। दावतें खा खा के मैंने कम से कम 10 से 12 किलो मेरा वजन बढ़ गया था। और इतने इनोसेंट लोग हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी 32 कंट्री में घूमने के बाद सबसे ज़्यादा जो मेहमान नवाजी मिली मुझे, वो मुझे पठानों की मिली, वो अफगानिस्तान में मिली। तो हम उसकी बात कर रहे थे कि जो तालिबान वाला सीन हुआ था, एक्चुअली उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया था। ये मुझे अच्छा, प्रैंक था वो? उन्होंने बाद में बताया मुझे, हमें तो पता नहीं था। तो क्या हुआ था कि अच्छा, उससे मुझसे पहले इंडिया के कश्मीर से एक यूट्यूबर था, उसको वो अरेस्ट कर चुके थे 3-4 दिन के लिए, उन्होंने काबुल डाल दिया था। तो मैं डरा हुआ था, तो मैं बैठा हुआ था इस तरीके से, मैं वीडियोस बना रहा था इस तरीके से। वो अचानक वीडियो में उनकी तालिबान की गाड़ी आ गई। अच्छा। और मुझे गाइड ने पहले समझा रखा था कि भाई ये नहीं आनी चाहिए, भाई गाड़ी रुके। वो मैंने कहा सलाम, बोले वालेकुम सलाम। तो वो बोले, मेरा मोबाइल लिया, मोबाइल चेक, वीडियो चेक किया, तो मुझसे कह रहे पासपोर्ट। मैंने पासपोर्ट दिखाया। फिर एक मतलब जो एक परमिशन लेटर दिखाया, वीज़ा सबको चेक किया। तो गाइड को वहाँ तर्जुमान इस तरह बोलते हैं, मतलब ट्रांसलेट को बोलते हैं ना। हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं वो? नहीं, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, कुछ अच्छा समझ में अच्छा। आ रहा था, कॉमन समझ में आ रहा था इस तरीके से। तो मुझसे कहते हैं, मुझे गाड़ी में बैठाया, और गाड़ी में बैठते ही मेरे साहब हवा टाइट हो गई। मुझे पकड़ा इस तरीके से, गाड़ी में बैठाया, कुछ नहीं बोले। 12-13 किलोमीटर वो मुझे ले गए। इस तरह के बाद मैं लिटरली क्राई, मैं रो गया। और न 2 चीज़ थी, मुझे ये तो पता था कि यार होगा कुछ नहीं, लेकिन अगर 4-5 दिन के लिए डाल दिया इन्होंने, क्योंकि जो मेरे 2 दोस्त थे पहले कश्मीर से हैं वो, तो उनके साथ ये चीज़ हो चुकी है कि उन्होंने जो है, उनको जो पकड़ा था वो लैंड बॉर्डर आ रहे थे, एक जगह थी कंदूज थी, यानी कोई सी जगह थी, वहाँ से पकड़ा था। और वहाँ से पहले वो कंधार लेकर आए, फिर कंधार से काबुल लेकर आए थे उनको। तो मुझे लगा ये तो आज हवा टाइट कर देंगे इस तरीके से। तो 15-16 किलोमीटर चलने के बाद हम रुके वहाँ। तो फिर उन्होंने दोस्त से कहा, इनसे क्या हो कि ये घबराए नहीं, इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई हमारा मेहमान है, हम इनको इफ्तार की दावत खिलाने के लिए आए हैं। और मतलब यार, मैं मतलब हंसी भी दे दी इन्होंने, दर्द भी दे दिया, मतलब खुश हो गया मैं। मतलब लिटरली यार, मुझे समझ में आता कि यार मैं इस समय रोऊं या हंसूं। इफ्तार समझते हैं आप? इफ्तार जो होती है, जैसे हम फास्ट रखते हैं ना रमजान, इफ्तार? हाँ, तो हम उसको ब्रेक करते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे आपके व्रत होते हैं, तो व्रत में, फास्ट जैसे हाँ रखते हाँ, हैं तो हिंदूज में। व्रत में रात को आप जो खाना खाते हो उसे बोलते हैं। इसी तरह हमारा इफ्तार बोलते हैं। मतलब हमें वो खाना खिलाने के लिए लेके गए थे वो। इतनी मोहब्बत इंडिया से, इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं वो। कोई अच्छी जगह लगी हो आपको अफगानिस्तान के बारे में? बहुत, अफगानिस्तान तो नेचुरली बहुत अच्छा है। मतलब मुझे काबुल तो बहुत पसंद आया, मुझे हेरात बहुत पसंद आया, और कंधार भी पसंद आया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पे एक डला, वो है एक डाम है, वो बहुत शानदार है। और कंधार जब से आगे जाते हो तो वहीं पे। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि इंडिया उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है। दैट्स वाई दे लव इंडिया, वो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। और जैसे वहाँ पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, अफगानिस्तान में? हाँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। वहाँ पर डैम है जो इंडिया ने बनाया है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो इंडिया ने बनाई है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो इंडिया ने बनाई है। तो दिस आर सो मैनी थिंग जो इंडिया ने उनकी हेल्प की है और काम किया है, इंदिरा गांधी के पीरियड में भी हुआ है। तो वो बहुत लोग इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं वो इंडिया के नाम से, तो बहुत इज्जत करते हैं भाई। ईरान भी गए थे आप, अभी हाँ, बता मैं रहे थे। ईरान गया था मैं। ईरान के बारे में शेयर करो कुछ। बताइए क्या शेयर करना है ईरान के बारे में? मतलब कैसी कंट्री है, लोग कैसे हैं वहाँ के? यार ईरान के बारे में जिस तरीके से, मतलब जैसे गूगल कहता है कि समटाइम, गूगल मतलब लोग कहते हैं गूगल पर कि डोंट गो अफगानिस्तान, डोंट गो ईरान। सोशल मीडिया से दुनिया नहीं चलती। मैं एग्जांपल दूं आपको कि अफगानिस्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब गया तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग हुआ। सेम गोज़ टू अफगानिस्तान, ईरान। ईरान, आपको पता है ईरान का वीज़ा इंडिया के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री कर रखा उन्होंने वीज़ा। आप इंडिया के बंदे हो तो आपको बिल्कुल भी फ्री। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि वो स्टैंप लगवाओ नहीं लगवाओ। वो स्टैंप भी नहीं लगाते हैं वो आपके पासपोर्ट में, आने की या जाने की। आप लगवाना चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया कंट्री है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो ईरान। तेहरान बहुत अच्छा लगा। तेहरान के बाद हम एक शहर और घूमे थे, वो शहर भी अच्छा लगा। ओवरऑल लोग बहुत अच्छे लगे वहाँ पर।
बढ़िया पसंद आया मुझे ईरान। आपके साथ और किसी कंट्री में स्कैम हुआ है कुछ? हाँ हुआ है और कौन सी कंट्री में हुआ है स्कैम, और मतलब क्या हुआ है वो? स्कैम ये कह सकते हो कि वहाँ जब मैं कजाकिस्तान गया था तो मेरे साथ मारपीट हुई थी, वो मतलब मार झीना झपटी कर ली थी एक बंदे अच्छा, ने। कजाकिस्तान में। हाँ वो वीडियोस मेरी शायद आई थिंक पड़ी है, या तो इंस्टाग्राम पे पड़ी है, यूट्यूब पे पड़ी है, कि मैं मॉल के अंदर जा रहा हूँ और बंदा शराबी है और वो बोल रहा है मुझे और पकड़ रहा है, उसने मुझे यहाँ से पकड़ लिया और छोड़ने तैयार ही नहीं है। सबसे बेमतलब कर रहा है ये सब हाँ वो। सरप्राइजली क्या है, कोई आ भी नहीं रहा मुझे बचाने के लिए, तो मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, क्या कल कोई इल्जाम नहीं लगा दे। फिर एक बंदा आया वो रोक रहा है, उससे भी नहीं रुका वो, उससे भी नहीं रुका। और ये चीज़ मैंने वहाँ पर ये चीज़ देखी। थोड़ा टैक्सी का स्कैम तो है, नो डाउट, सारे लोग नहीं होते होंगे। कजाकिस्तान में ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और जो मेरे एक दो दोस्त हैं उनका भी एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। वो बोलेंगे कुछ वो, और जब वो आपको मंजिल पे लेके जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे। ये इस तरह का भी स्कैम है। भूटान भी गए थे आप? हाँ भूटान गया था मैं। भूटान का कैसा था एक्सपीरियंस आपका? भूटान तो बहुत शानदार कैसी कंट्री है? भूटान अग- मतलब अगर आपको काम चाहिए, मतलब आपको है यार मुझे शांत रहना है, तो मुझे लगता है भूटान एक बार जाना चाहिए। भूटान की सबसे बेस्ट है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो करेंसी से नहीं नापी जाती, माल से नहीं नापी जाती, हम्म। उनकी खुशी से नापी जाती है। हैप्पी, कितने खुश हैं। ये पहली कंट्री मिलेगी आपको दुनिया में कि वहाँ की जो जीडीपी है वो आपकी हैप्पीनेस से चेक की जाती है कि आप कितने खुश हैं। और छोटी सी कंट्री है, सारे लोग खुश हैं। वहाँ के राजा के लिए उनके लोगों में बहुत इज्जत है। और मैंने तो ये भी सुना, लोकल लोगों ने कहा कि कई बार जैसे घर नहीं होता तो वो राजा को लेटर लगते हैं, राजा उनको घर प्रोवाइड कर देता है। वहाँ पर मुझे ये अनुशासन देखने को मिला कि वहाँ पर जो घर होंगे आप अंदर से डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन बाहर से जो डिज़ाइन होंगे ऑलमोस्ट वो सेम होंगे, ताकि किसी को गरीबी और अमीरी का एहसास ना हो। ये चीज़ मैंने वहाँ पर भूटान में देखी। भाई अभी तक आप 32 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो, जी तो आपको सबसे बढ़िया कंट्री कौन सी लगी और कहाँ के लोग आपको अच्छे लगे? यार पहले नंबर पे तो मैं जापान रखूँगा भाई। अच्छा। जापान मुझे, मैंने कहा मैं रिपीट करना चाहूँगा, मुझे कंट्री बहुत अच्छी लगी। लोग बहुत इनोसेंट है जापान के, बहुत बढ़िया लगे मुझे लोग। पहली कंट्री टर्की मुझे अच्छी लगी। टर्की भी मेरा रिपीट है मन करने का। कैपाडोसिया बहुत शानदार जगह है वहाँ पर। इस्तांबुल बहुत बढ़िया जगह है। बुरसा बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ पर सोगोत अच्छी जगह है। बहुत जगह रह रही है वहाँ पे, जैसे अनातोलिया रह रहा है, अंकारा रह रहा है अभी वहाँ पे, और अभी कोनिया रह रहा है। बहुत शानदार जगह है। और मेहमान नवाजी जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा वो तो अफगानिस्तान की है, वो भूल ही नहीं पाऊंगा मैं। और भी सब सब हर कंट्री के अच्छाइयाँ हैं, बट जो कंट्री रिपीट करने का मन करेगा वो मैं जापान और इधर टर्की जाना चाहूँगा। और ऐसी कौन सी कंट्री है जो आप दोबारा नहीं जाना चाहोगे? यार आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट मैं अफ्रीका थोड़ा अवॉइड करूँगा। दिक्कत कुछ नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जब चल रहा था तो एक डर सा रहता था। मतलब इतना क्राउड था। स्पेशली तंजानिया तो मैं जाना चाहूँगा, लेकिन केन्या के मामले में थोड़ा मुझे ऐसा लगा, मुझे डर फील हुआ एक इस तरीके से। अच्छे लोग हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, कि नॉर्मल लोगों से कोई परेशानी नहीं है। उनके जो इमिग्रेशन पर लोग बैठे हुए हैं अधिकारी, वो एक नंबर के बेईमान लोग हैं। जब हम वहाँ से युगांडा जा रहा था, मैं युगांडा, अफ्रीका में मेरी लास्ट कंट्री युगांडा थी। पहले मैं गया तंजानिया, तंजानिया से फिर मैं केन्या गया, फिर केन्या से मैं युगांडा गया। तो युगांडा में मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ कि वीज़ा ऑन अराइवल होता है, वो $50 मांग रहे थे। तो $50 पहले तो हमने करेंसी चेंज कराई, तो वह बाहर उनके लोग होते हैं तो वो करेंसी में लूट लेते हैं। कई बार आपको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। करेंसी में कैसे स्कैम कर देते हैं मतलब? करेंसी में क्या होता है कि जो जैसे अभी क्या पूरी दुनिया में क्या चल रहा है कि गूगल का रेट कुछ और चल रहा होगा और ज़मीन पर रेट कुछ और चल रहा होगा। अच्छा। हाँ, लाइक जैसे एग्जांपल, आपको $50 के अगर केन्या की अगर कोई करेंसी है मान लो, तो वो आपको 4,000 मिल रही है मान लो, 4,000। तो गूगल पे दिखा रहा होगा वो 2,200 या 2,300। तो आप तो गूगल के हिसाब से लोगे, लेकिन पता चला यार करेंसी तो 4,000 है। एग्जाम्पल जैसे ईरान में हमारे साथ हुआ। ईरान में ये हुआ कि वहाँ पर जो करेंसी है बहुत स्कैम हुआ। हमें ये मतलब $100 में हमें जो पैसे मिलने थे
वो हमें 1 मिलियन मिलने थे, यानी 10 करोड़ रुपए मिलने वाले थे ईरान के, बट उन्होंने, करोड़पति है वहाँ पे बंदा हाँ मतलब। 10 करोड़ मिलने वाले थे, बट उन्होंने जो हमें पैसे दिए वो केवल 40 लाख दिए, क्योंकि गूगल पे इतने पैसे दिखा रहा था। जब अंदर गए तो पता चला यार यहाँ तो रेट डबल है, दिखा गूगल पे 40 लाख दिखा रहा है और यहाँ पे पैसे तो मिलने चाहिए आपको 10 करोड़। तो इसी तरीके से वहाँ पे ये स्कैम हुआ। दूसरा क्या हुआ कि अब हमें जो है $50 देने थे हमें वीज़े के, युगांडा के लिए। वो कहते हैं $50 हमने दिए उन्हें, तो बोले नहीं नहीं, या तो सिंगल नोट लेकर आओ। अब सिंगल नोट कहाँ से लेकर आए, मेरे पास 10 के थे, तो बोले नहीं 50 का लेकर आओ। अब मैं 50 का जब लेने गया वहाँ बाहर, तो वो 50 के मुझसे मांग रहे हैं $80। एक तो स्कैम उन्होंने पहले कर लिया करेंसी देने में, अब वो जो $50 के $80 क्यों मांग रहे हो भाई, डॉलर तो सेम ही होता है। और भाई आप जो अधिकारी हो, आपको $50 का नोट दिखाई नहीं दे रहा, ये 50 का नोट हो या 10-10 के 5 नोट हो, बात तो एक ही है ना। तो बोले नहीं नहीं 10-10 के होंगे हम आपसे नहीं लेंगे, मतलब परेशान करने वाली बात या पैसे लेने वाले। और इनका और जो बाहर बैठे हैं जो लोग नोट चेंज करते हैं, इनका कोलैबोरेशन होता है आपस में कि भाई हम 50 के जो है 80 देंगे, $15 तुम्हारे, $15 मेरे। अब नॉर्मली ये लोकल लोगों से नहीं करते, लोकल लोग से करेंगे तो पहचान जाएंगे। हाँ ये करते हैं बाहर के लोगों से। तो नॉर्मली अगर मेरे हिसाब से कम सुबह से लेकर शाम तक 50 या 100 लोग भी क्रॉस कर रहे होंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे। बस में स्कैम उनकी बल बोल रहे थे कौन सी वाली बस और बाइक कौन सी बात और टाइम कौन सी वाली बात, तो मैं रिपीट जो नहीं करूँगा वो ऑलमोस्ट अफ्रीका तो बहुत बड़ा है, उसमें कुछ कुछ कंट्री हैं वहाँ रिपीट नहीं करूँगा। अभी ऑफ द कैमरा आप फेक मैरिजेस के बारे में बता रहे थे हाँ कि ये बड़ी वियर्ड चीज़ थी वहाँ पे ईरान में, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो यार वो, ऑडियंस को। हाँ मैंने बहुत, जब मैं ईरान गया था तो हम जाते हैं तो थोड़ा रिसर्च करते हैं इनके बारे में, यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देख रही थी मैंने फेक मतलब मैरिज कल्चर के बारे में। तो मैंने जब वहाँ पता, मेरी वहाँ दोस्त भी हैं, तो पता करा कि यहाँ पे यहाँ 2-3 कल्चर, जैसे फेक मैरिज कल्चर हो गया वहाँ पे इस तरीके से। तो बोला यार फेक मैरिज कल्चर ये कैसा होता है, ये किस तरह काम करता है। बोले आप फेक तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पर उन्होंने टेम्परेरी मैरिज कल्चर बताया। तो मतलब वहाँ पे क्या है ना, ईरान में मैं आपको बताऊँ, ईरान का लॉ जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ पर लड़का लड़की एक साथ जो है कैफ़े में नहीं जा सकते, ऑलमोस्ट बड़े शहरों में तो नहीं जा सकते, ठीक है। और थोड़ा आपको देख रहे होंगे आए दिन वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि खुल्लम, तो जैसे इंडिया में आप बाले को तो आप जा सकते हो, घूम सकते हो, होटल में स्टे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, लड़का लड़की जो है होटल में स्टे भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो जो है टेम्परेरी मैरिज जो है वो लोग करते हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब कि हाँ कहीं हाँ भी आप जा रहे हो आ रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से। और मतलब यू हैव टू प्रूव कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपकी वाइफ है, ठीक है। इस तरह गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं है इस तरह होटल अंदर। तो उसके लिए वो टेम्परेरी मैरिज करते हैं, जब टेम्परेरी मैरिज करते हैं फिर वो जा सकते हैं। तो अफगानिस्तान में जो आपके साथ हुआ था वो सीन जो भी आपने एक्सप्लेन करा है, हाँ तो उसमें मतलब आपको उन्होंने पाकिस्तानी समझ लिया था, वो इसलिए करी थी ये सब चीज़? नहीं, एक्चुअली उस जगह पाकिस्तानी नहीं समझा था मुझे। हाँ वो भी एक चीज़ थी उनके दिमाग में, क्योंकि जब हेट करते हैं वो लोग अरे पाकिस्तानी को? पाकिस्तानी से तो बहुत हेट करते हैं वो। क्या रीज़न है इसके? रीज़न यार क्या है कि उनकी वो पुरानी दुश्मनी है। अच्छा। अभी बलूचिस्तान वाला मसला चल रहा है, वो भी उनका एक रीज़न है। और पीछे से भी है, उसको तो वो गद्दारी बोलते हैं, पाकिस्तानी लोगों को गद्दार बोलते हैं। तो दिमाग में तो कहीं ना कहीं रहता ही है, लैंग्वेज हमारी है, तो क्या यार ऐसा तो नहीं है कि। और हुआ है कुछ लोग वहाँ रैंडमली अपने आप को बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, और पकड़े कब जाते हैं, वो पासपोर्ट से पकड़े जाते हैं, पासपोर्ट होता है उनका पाकिस्तानी। तो उनके दिमाग में ये चीज़ तो रहती है। जब मुझे पकड़ा था तो भी उनके दिमाग में ये थी कि यार ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से हो। तो मैंने कहा यार पाकिस्तान से नहीं हूँ। तो बहुत हेट रहती है। मैं एक बार उनकी जानवर मार्केट में गया था, तो भी उन्होंने मुझे पाकिस्तानी समझा था, तो उसकी वजह से तो मारपीट होने तैयार थी। फिर जब पता चला कि मैं इंडिया से हूँ, इंडिया से तो बहुत इज्जत करते हैं, पाकिस्तानियों से बहुत हेट करते हैं। ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे अभी आप जाना चाहो, आपकी बड़ी विश हो जाने की यूरोप ऐसे? यूरोप तो जाने का मन है। पाकिस्तान जाना चाहोगे? नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा पाकिस्तान, क्यों? मुझे क्यों भेज रहा हो जो पाकिस्तान भी में? चल रहा है उसके पीछे? नहीं यार ये रीज़न नहीं है। देखो मैं एक चीज़ क्लियर बताऊँ आपको कि मैं बहुत सारी कंट्री घूमा हूँ, और देखो जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यार देखो नेशन फर्स्ट, पहला देश आता है हमारा। अभी आपको पता है 26 लोग जो मारे हैं कलमे के नाम पर मारे हैं, ठीक है। तो यार कोई क्यों जाएगा यार,
ठीक है। जब देश पे बात आती है तो देश हमारे लिए पहले है, पहली चीज़ है। और मेरा अपना मानना ये है कि यार अब ना उस देश की ऐसी हालत हो गई है कि उस देश को अब कोई भी मुंह नहीं लगा रहा है। ईरान इंडिया के लिए वीज़ा फ्री करता है, उन्हें नहीं दे रहा, ठीक है। ये इस्लाम की बात करते हैं भाई, कि किस चीज़ का इस्लाम? जो इस्लामिक कंट्री है वो तुम्हें वीज़ा देना तैयार नहीं है, वो तुम्हें वहाँ मुँह लगाना तैयार नहीं है, समझ रहे हो नहीं? तो ये सारा मसला है। दैट्स वाई कि यार मेरा मन नहीं है जाने का, ना मैं कभी जाऊँगा। कभी आपने टोटल करा है कि अभी तक आपने कितना स्पेंड कर दिया ट्रैवलिंग के ऊपर? यार हाँ, मतलब एक रैंडमली मान के चलो, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली हाँ, कुछ बताओ। मेरा आई थिंक यार लगभग 70 लाख रुपए के आसपास मेरा ट्रैवल में खर्च हुआ है। 70 लाख हाँ सर, हो गया। और वो तो ये चलो आपके सवाल में आ गया, क्योंकि थोड़ा मैं इसको पर्सनल तो रखता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट जब हम जाते हैं लोगों को बहुत ईजी लगता है। हमारे जो कंटेंट है उसमें पैसा खर्च होता है। जैसे मतलब मैं अफगानिस्तान गया था लास्ट ट्रिप, तो पहले आप वीज़ा लोगे, ठीक है, वीज़े में पैसे खर्च होते हैं। उसका वीज़ा तो $150 का था। उसके बाद आप फ्लाइट करते हो, आने जाने की फ़्लाइट होती है, फिर होटल होता है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट होता है, फिर गाइड होता है, और जितना आप घूमते हो उसका होता है। तो जब आप इतना पैसा पहले पैसे लगाते हो, फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो, और वो रेवेन्यू अब नहीं रहा जो पहले था। लाइक जापान मेरा बहुत महंगा गया, जापान तो मेरा 2.5-3 लाख रुपए गया था मेरा। तो ये कुल मिला करके, अगर कुछ कंट्री मेरी ऐसी रिपीट हुई हैं लेकिन मैंने उनके ब्लॉग नहीं बनाए, तो ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए मैंने ट्रैवल पर खर्च किए हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री जो आपने ट्रैवल करी है? चाइना, क्योंकि चाइना में मैं सबसे लगभग, एक्सपेंसिव थी? हाँ भाई, मैं कम से कम 25 दिन रहा था चाइना में। खाने की दिक्कत थी, ट्रैवल मैंने बहुत किया था, ट्रेन से किया था। बहुत महंगी कंट्री, मतलब मेरे लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए थे चाइना में। सबसे सस्ती कंट्री कौन सी है अगर किसी को घूमना है तो? मुझे कजाकिस्तान लगी थी। कजाकिस्तान उस समय में 30,000 रुपये में हो गया था। 30,000 रुपये भी खर्च नहीं हुए थे मेरे कजाकिस्तान। अब आई थिंक इंडिगो जो कौन सी फ्लाइट चलती थी भाई, 12,000 रुपये में लोटा फेरी थी, राउंड ट्रिप मिल रही थी। इधर से मिलती थी 5,000 रुपये में, उधर से मिलती थी 7-8 हज़ार में। वीज़ा फ्री है इंडिया के लिए, 14 दिन के लिए कोई वीज़ा नहीं है। तो 14,000 रुपये में आप जो है कजाकिस्तान पहुँच रहे हो, वीज़ा फ्री है, तो इससे सस्ती कंट्री क्या होगी? 15-16 हज़ार रुपये अपने खाने पीने के मान लो, 30,000 रुपये खर्च नहीं हुए थे मेरे। बहुत अमेजिंग कंट्री थी, 5 दिन रहा था मैं वहाँ। ऐसी कोई कंट्री जो आप सबको सजेस्ट करना चाहो जाने के लिए? जैसे जापान तो बहुत शानदार है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका बजट। अगर बजट अच्छा है, 50-60 हज़ार के अंदर आप बहुत सारी कंट्री घूम सकते हो। वियतनाम घूम सकते हो आप, कजाकिस्तान भी घूम सकते हो आप। मेरे हिसाब से करोगे तो आप अज़रबैजान भी घूम लोगे आप, ठीक है। और लाइक लाओस घूम लोगे आप, थाईलैंड घूम लोगे आप, ठीक है। अगर 50 से लेकर 60 हज़ार का बजट है तो आप ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्री घूम सकते हो आप। तो यहीं पर एंड करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। आई होप कि आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। तो मिलता हूँ फिर किसी नए बेहतरीन से पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। और भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल से आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई के चैनल से देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें अरबाज ब्लॉग्स, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। भाई इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं, हर जगह हैं। थैंक यू। अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।